ऑस्विट्ज़। अगर आप थोड़े बहुत भी इस जगह से अवगत हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ क्या हुआ था। लेकिन अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये जगह एक साथ कई सारे इंसानों की हत्याएं करने का कारखाना था, जो बेहद दर्दनाक था। तो चलिए जानते हैं ऑस्विट्ज़ को शुरुआत से लेकर अंत तक। जब हिटलर सत्ता में आया तब उसने पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट से ज्यूइश जाति वाले लोगों को खत्म करना चाहा, जिसके लिए पूरे यूरोप में कई सारे कंसंट्रेशन कैंप्स को बनाया गया। और इन सभी कैंप्स में सबसे बड़ा कैंप ऑस्विट्ज़ का था, जो 3 हिस्से में बांटा गया था। लेकिन ऑस्विट्ज़ बिरकेनाउ सबसे बड़ा और यहीं सबसे ज़्यादा मर्डर हुआ था। रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1940 से 1945 तक लगभग 13 लाख लोगों को ऑस्विट्ज़ में लाया गया था, जिनमें से 11 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऑस्विट्ज़ में जान गंवाने वाले लोगों में 90% ज्यूइश थे और बाकी बचे वो लोग थे जो हिटलर के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उसके प्रोपेगेंडास में साथ देने से साफ मना कर देते थे, और युद्ध में बंदी बने सोवियत के सैनिक भी। इन सभी कंसंट्रेशन कैंप को ज्यूइश जाति वाले लोगों के लिए फाइनल सॉल्यूशन का नाम दिया गया था, और ऑस्विट्ज़ उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था। गेट के एंट्रेंस में लिखा गया था कि आप यहाँ से जल्द आज़ाद होने वाले हैं। इस लाइन को पढ़ने के बाद वो लोग तो ये सोच भी नहीं पाते होंगे कि उनके साथ अंदर होने क्या वाला है, क्योंकि यहाँ लाने से पहले लोगों को ये कहा जाता था कि आपको अपने नए होमलैंड भेजने से पहले आप लोगों को कुछ दिनों के लिए कंसंट्रेशन कैंप में रुकना होगा। यहाँ पूरे यूरोप से ज्यूइश को लाने के लिए 44 पैरेलल पटरियों में इस तरह के ट्रेन, जिसे फ्रेट ट्रेन भी कहते थे, जिसमें हवा और रोशनी के आने के लिए कुछ भी नहीं था। सभी को इसमें कूच कर भर दिया जाता था, जहाँ फिर गर्दन हिलाने तक की भी जगह नहीं होती थी, और उन्हें इस पटरियों के सहारे ऑस्विट्ज़ तक पहुँचाया जाता था। जैसे ही लोगों को डिपोर्ट कर यहाँ लाया जाता था, तब उन्हें टाइफस जैसी महामारी को रोकने के लिए सभी कैदियों के बाल काट दिए जाते थे। काम करने के लिए चुने गए कैदियों के निजी सामान को जब्त कर लिया जाता था, और यहाँ के कमांडेंट्स और एसएस जो कि इन सब को चलाते थे, इन पर हुक्म जमाते थे, वो इन सभी के सामान को अपने पास रख लेते थे, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर को उनके बाएं हाथ में टैटू बना दिया जाता था, और फिर उन्हें स्ट्रिप यूनिफॉर्म्स दिए जाते थे, जो फिर दोबारा उनके शरीर से उतरता नहीं था। जैसे ही लोगों को डिपोर्ट कर यहाँ लाया जाता था, उन्हें उनकी उम्र और ताकत के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता था। बूढ़े लोग, औरतें, बच्चे, अपाहिज लोगों को तुरंत गैस चेम्बर में डालकर मार दिया जाता था। 13 लाख में से 8.5 लाख लोगों को गैस चेम्बर में डालकर मार दिया गया था, और जिनसे काम लिया जा सकता था उन्हें दिन भर भूखे प्यासे मरते दम तक काम लिया जाता था। अर्पण विग्नार ने इस साइट को कंसंट्रेशन कैंप में बदलने का सबसे पहला सुझाव दिया था फरवरी 1940 में। उस समय यहाँ सिर्फ 22 ईंटें का बना बिल्डिंग था। अप्रैल में हेनरिच हिमलर, जो कि सभी कंसंट्रेशन कैंप का हेड था, उसने यहाँ कंसंट्रेशन कैंप बनाने के लिए हामी भर दी, और यहाँ का पहला हेड इंचार्ज रुडोल्फ हॉस को बनाया गया था। ऑस्विट्ज़ का डॉक्टर जोसेफ मेंगले, जिसे एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, वो ऑस्विट्ज़ में पहुंचे नए कैदियों में ट्वेन बॉने किसी जेनेटिकल डिजीज़ से गुजर रहे लोगों को वो अपने एक्सपेरिमेंट रूम में ले जाता था और भयंकर एक्सपेरिमेंट करता था, सर्जरी करता, और जब काम ख़त्म हो जाता तो उन्हें मार देता। हर कैंप में सुबह 4 बजे से काम शुरू करने का ऑर्डर होता था, और हर काम के लिए लाइन में बांटा जाता था, और सिवाय कमांडेंट के किसी को पता नहीं होता था कि ये लाइन किस काम के लिए बनाया जा रहा है। क्या उन्हें बाहर किसी फैक्ट्री में लेबर का काम करना है, या फिर उन पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, या उन्हें डेथ वॉल ले जाकर वहाँ उन पर शूट कर दिया जाएगा, या फिर गैस चैम्बर। ऑस्विट्ज़ में गुजारा एक एक सेकेंड डरावना था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता था अगले सेकेंड उनके साथ क्या हो जाएगा। गैस चैम्बर में जाने से पहले लोग घबराए नहीं, इसके लिए उनसे कहा जाता था कि कपड़े बाहर उतार कर अंदर जाएं, आप पर डिसइंफेक्टेंट डाला जाएगा, और फिर एक बार में 2000 से 3000 लोगों को अंदर बंद कर गैस ऑन कर दिया जाता था। ये सारे वो टिन्स हैं जो इन गैसेस को बनाने के लिए केमिकल इसी में भर कर आता था। गैस चेम्बर या कहीं भी मरने वाले लोगों को क्रीमेटोरियम में जलाने से पहले उनके शरीर से किसी भी तरह का ज्वेलरी, कीमती मेटल को निकाल दिया जाता था। सोने के दांत को डेंटिस्ट निकालते थे। साल 1944 में हर घंटे 10 से 12 केजी सोने का दांत निकाला जाता था, जिसे कमांडेंट और एसएस को फैसिलिटीज़ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस नर्क का मास्टरमाइंड हेनरिच हिमलर ने खास ऑर्डर दे रखा था
कि इन लाशों को ठिकाना इतना सटीक लगाना कि भविष्य में मरने वाले लोगों का कोई आंकड़ा ना निकाल सके। ऑस्विट्स में आखिरी ट्रांसपोर्ट 70,000 आदमियों का हुआ था। जैसे जैसे सोवियत आर्मी जर्मन को हराकर आगे बढ़ रही थी, तभी 1 नवंबर 1944 को हेनरिच हिमलर ने गैस चेंबर में मास मर्डर करने से रोक दिया और फिर 25 नवंबर को गैस चेंबर और क्रीमेटोरियम को नष्ट करने का ऑर्डर दे दिया। 17 जनवरी को यानी सोवियत आर्मी के पहुंचने के ठीक 10 दिन पहले 58,000 लोगों को ऑस्विट्स से निकालकर बर्जिन पैदल ले जाया गया था, जिसमें केवल 15,000 ही सरवाइव कर पाए थे और बर्जिन में ब्रिटिशर्स द्वारा 15 अप्रैल 1945 को उन्हें रिहा करा दिया गया था और पीछे ऑस्विट्स में केवल वही छूटे थे जो चलने में असमर्थ थे या कहीं छुप गए थे। 17 जनवरी 1945 को जब सोवियत आर्मी ऑस्विट्स को आज़ाद कराने पहुंची तो वो वहाँ के हालात को देखकर दंग रह गए। वहाँ कई सारी चीज़ें थी, जिसमें 7,000 केजी बाल पैक होकर शिफ्ट के लिए तैयार था। ये तो वो बाल है जो कुछ दिनों का कलेक्शन था। इससे पहले वाले बालों को पूरे यूरोप में अलग अलग कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया गया था। वहाँ टोटल 7,500 बंदी और तकरीबन 600 लाशें थीं। आज़ाद कराने वाले एक सिपाही ने कहा कि जब मैं ऑस्विट्स के एक बैरक में घुसा तो सभी कैदी डर कर छुपने लगे। मैंने उनसे रशियन, पोलिश, जर्मन, यूक्रेनियन और तब फिर मैंने थोड़ा मोड़ा यिडिश भाषा का इस्तेमाल कर मैंने कहा कि मैं आप लोगों को आज़ाद कराने आया हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं एक सोवियत आर्मी हूँ और एक ज्यूइश भी, जो यहाँ आप लोगों को आज़ाद कराने आया है। ये सुनकर ऐसा लगा कि मानो वो दीवार हट गया हो। वो लोग मेरे तरफ खुशी से दौड़ कर आने लगे। कुछ अपने घुटने पर बैठकर रोने लग गए। उन सभी की हालत बहुत ख़राब थी। डायरिया, टीबी जैसी बीमारी से वो लोग ग्रस्त थे। फटाफट ऑस्विट्स के कई सारे बिल्डिंग को अस्पताल की तरह यूज़ किया जाने लगा। जितने डॉक्टर थे उन्होंने 18 घंटे तक काम कर सभी को अपने पैरों में चलने लायक बनाया। साल 2016 में पोप फ्रांसिस ने ऑस्विट्स का दौरा किया। वो शांति से हर एक चीज़ को देख रहे थे और फिर जाते हुए ऑस्विट्स की स्मारक पुस्तक में एक छोटा सा संदेश लिखा, भगवान अपने लोगों पर दया करो, प्रभु इतनी क्रूरता के लिए माफ़ी, जिसे उन्होंने स्पेनिश भाषा में लिखा था। साल 2005 से 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के तौर पर याद किया जाता है। फिर 1947 में ऑस्विट्स बिरकनेउ पार्क को म्यूज़ियम में बदल दिया गया और सभी विक्टिम से जुड़ी चीज़ें, सामान, बाल, उनके जूते, चश्मे यहाँ जाकर आप देख सकते हो। 1979 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया है तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हिटलर आखिर इतना ज्यूइश से नफ़रत क्यों करता था। ये सवाल कई लोगों के मन में उठता है। तो ये नफ़रत अचानक से नहीं बल्कि बचपन से ही हिटलर के दिमाग में ये बैठाया गया और फिर वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद ये बात फैलाया गया कि जर्मनी युद्ध में नहीं हारा बल्कि इन ज्यूइश की वजह से हारा है। और फिर सत्ता में आने के बाद यूरोप से ज्यूइश को ख़त्म करने का काम शुरू कर दिया गया। ये रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो का अंत यहीं होता है। इतिहास के इस काले धब्बे को हम मिटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर मानवता को जिंदा रखकर हम ऐसा कुछ भविष्य में होने से ज़रूर रोक सकते हैं।